यूज कर रहे हैं वो और कोई नहीं, उन्हीं के पार्ट्स हैं जो किस में चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहां तक? अब देखो, आपको ये सीक्वेंस तो याद है ना, परम परम परम, तो याद है ना, सबको याद है ना, स्पाइशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स। अब जो है ऑर्डोविशियन के बाद जो डिवोनियन आया था, उस डिवोनियन में फिशेस का राज आ गया था, उस डिवोनियन में फिशेस का राज आ गया था। याद है ना, गोल्डन एज ऑफ फिशेस बोला था। अब जब फिशेस पानी में भर भर के थी, जब फिशेस पानी में भर भर के थी, तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, खाने की कमी होगी, और जब खाने की कमी होगी तो उसके लिए उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि वहां पे नंबर बढ़ने लगा, तो कंपटीशन को कम करने के लिए कुछ फिशेज ने ऐसी हिमाकत करी कि वो पानी से बाहर आए। अब पानी से बाहर आने के लिए उनके जो फिन्स हैं जिनसे वो स्विम करती थी, वो थोड़े मजबूत होने चाहिए ताकि जमीन पर रेंग सके। चल तो सकती नहीं है, फोर लिम्स नहीं है, वो जो फ्लिपर्स हैं, जो फिन्स हैं, उनको थोड़ा स्ट्रोंग होना जरूरी था। तो ऐसा मिल रहा था सिलोकेंथ फिश में। ये सिलोकेंथ फिश एक ट्रू फिश थी जिसके पास स्ट्रोंग फिन्स थे और स्ट्रोंग स्नाउट था, जिससे बहुत अच्छे से सांस लेके रेंग के बाहर आती, खाना खाती, वापस चल जाती। ऐसा हमें इनके फॉसिल्स मिले, पता लगा कि भाई ऐसा होता था, ऐसा हमने अंदाजा लगाया। और ऐसा मान लिया गया था कि सिलोकेन जो फिश है अब दुनिया में नहीं मिलती, सिलोकेन फिश जो है वो दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन 1938 में इसका स्पेसिमेन मिला हमको, लिविंग, पानी में तैरती हुई ये हमको मिली, और जो मूव कर सकती थी लैंड पर, यानी कि जो हमने अंदाजा लगाया था वो सही था। ये सिलाकेंथ बाहर आ सकती थी, वापस जा सकती थी, और ऐसा मान लिया गया था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 में वापस पकड़ में आई। तो हम कह सकते हैं, हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई इन सिलोकेन से ही क्या आए होंगे उस टाइम के एम्फीबिया। अरे हमें तो सिर्फ फॉसिल मिले थे इसके, हमें तो सिर्फ फॉसिल मिले थे। अब जब तक कोई फॉसिल में मिल रहा है, लिविंग नहीं मिल रहा, तो हमें सोचेंगे एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन अभी हमें क्या, अब मान लो दुनिया में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना, अब किसी के घर में अंडा हो और कोई निकल जाए, हाँ तो वो मिलेगा। अब तक तो फॉसिल, तो वैसा इसी के साथ हुआ। अभी है, बिल्कुल है, इंडियन ओशियंस में भी तैरती है ये, कोस्टल एरिया, साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में मिलती है, बिल्कुल है, बिल्कुल अभी है लोबेफिन्स। इन लोबेफिन्स ने ही क्या बनाए, उस टाइम के अर्ली एम्फीबियंस, और उन एम्फीबियंस ने आज के एम्फीबियंस फ्रॉग्स को और सैलामेंडर्स को बनाया। लेकिन जो एम्फीबियंस उस टाइम बने थे, अर्ली एम्फीबियंस, वो दुनिया से खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर माना गया कि अर्ली एम्फीबियंस ने ही धीरे धीरे किसका इवोल्यूशन किया, अर्ली रेप्टाइल्स का। किसका किया, अर्ली रेप्टाइल्स का। और उन अर्ली रेप्टाइल्स ने आज के मॉडर्न रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल, टर्टर, टोर्टोइज, ये सब बनाए। लेकिन ये अर्ली रेप्टाइल्स भी खत्म हो चुके हैं, अब नहीं मिलते। इन अर्ली रेप्टाइल से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, मैमल्स का। इन अर्ली रेप्टाइल से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, बर्ड्स का। इन्हीं अर्ली रेप्टाइल में ही आते हैं कौन, डायनासोर्स, जो कि आज से 65 मिलियन पहले ये भी खत्म हो गए। ये रेप्टाइल पूरी तरीके से इवोल्व हो चुके थे पानी में रहने के लिए। ये रेप्टाइल्स पूरी तरीके से इवोल्व हो चुके थे जमीन पर रहने के लिए, पानी में नहीं, जमीन पर। बिना पानी के इनका जीवन संभव था। फिर भी कुछ रेप्टाइल्स को मोहत आई और वो वापस पानी में चले गए आज से 200 मिलियन ईयर बैक, और उनका नाम हो गया इक्थियोसोरस। क्या कहते थे हम उसको, आज भी ये मिलता है, इक्थियोसोरस। आज भी कई एक्वेटिक एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको और अच्छा एग्जांपल दूं, मैमल क्या लैंड पर रहता है या एक्वेटिक में? मेनली तो हम लैंड के लिए अडेप्ट हो गए ना, लेकिन हम लैंड पर अडेप्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ ने वापस जाना सही समझा पानी में, जैसे वेल और डॉल्फिन। तो ये इवोल्यूशन नहीं है, ये सेकेंडरी अडेप्टेशन है। ये सेकेंडरी अडेप्ट, इवोल्व तो आप हो गए थे जमीन पर रहने के लिए,
फिर पानी में चले गए, ये सेकेंडरी मोड ऑफ एडेप्टेशन में आएगा। बात समझ में आ गई? कैसे PARAM वो समझ में आ गया आपको? क्या अर्ली एम्फीबिया आज हमारे साथ रहते हैं क्या? अर्ली रेप्टाइल्स रहते हैं क्या? उनके बच्चे रहते हैं क्या? हाँ, ये टर्टल, टोटस, क्रोकोडाइल उन्हीं के तो देन हैं, उनसे इवोल्यूशन के दौरान बने हैं। क्लियर? हाँ, कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं अर्ली रेप्टाइल्स की देन है, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं अर्ली रेप्टाइल्स की देन है। तो अर्ली रेप्टाइल से वापस कहानी शुरू कर रहा हूं मैं। ये देखो, सबसे पहले कौन आया? कोई अर्ली रेप्टाइल आया। इसी ने क्या क्या बनाया बच्चों? आज के सारे रेप्टाइल्स बनाए, मैमल्स बनाए, बर्ड्स बनाया और डायनासोर बनाया। बोलो हाँ या ना? देखो कैसे अर्ली रेप्टाइल से दो ब्रांच निकली, एक सौरोपसिड की और एक सिनेप्सिड की। सौरोपसिड की और सिनेप्सिड की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर इस सौरोपसिड ने बनाए आज के टर्टल, लिजार्ड, स्नेक्स और टुआटारा। अगर किसी ने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो उनको ये चारों नाम बहुत अच्छे से पता होंगे, रेप्टाइल्स में आते हैं। टुआटारा, रिंकोसिफेलिया, इग्वाना जिसको हम कहते हैं, बड़ा गिरगिट, अब बन के नहीं बता सकता मैं। टुआटारा न्यूजीलैंड, बहुत बढ़िया सौम्या, बहुत शानदार। रिंकोसिफेलिया कहते हैं, है ना? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा, ध्यान दीजिएगा कि वहां टुआटारा आएगा। बहुत बढ़िया यश कुमार, थर्ड आई, बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। अब उसी सौरभ सीट से एक ब्रांच निकली, थीकोडोंट, जिनके दांत गड्ढे में गड़ गए थे, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट, आम भाषा में, सामान्य, सिंपल। थीकोडोंट से ही बने आज के क्रोकोडाइल, और इसी थीकोडोंट ने बनाए डायनासोर जो खत्म हो गए। और डायनासोर से ही ब्रांच निकली आर्कियोप्टेरिक्स की होती हुई, किसकी? बर्ड्स की। और इधर जो ये सिनेप्सिड बना था, इसने बनाया पैलियोकोसोर, और पैलियोकोसोर ने बनाया थिरेप्सिड, और थिरेप्सिड ने क्या बना दिए? मैमल। ये जो थे ये मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे, और जो थिरेप्सिड थे वो रेप्टाइल लाइक मैमल्स थे। समझ रहे हो आप? सिनेप्सिड तो रेप्टाइल थे जो मैमल जैसे दिखते थे, थिरेप्सिड मैमल्स थे जो रेप्टाइल जैसे दिखते थे। मतलब धीरे धीरे रेप्टाइल के कैरेक्टर कम हो रहे हैं और मैमल के कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। तो हम सबके पूर्वज कहीं ना कहीं ये अर्ली रेप्टाइली थे जो एम्फीबियन से बने थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि इधर थीकोडोंट जब डायनासोर बना रहे थे तो इधर थिरेप्सिड मैमल्स बना रहे थे? बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल और डायनासोर आपस में भाई थे, डायनासोर मर गए और क्रोकोडाइल आज भी बचे हुए हैं। ये जो लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन के ऊपर मिलने वाले आज सारे जिंदा हैं, लेकिन जो इसके नीचे जितने भी मिल रहे हैं वो सब दुनिया से खत्म हो चुके हैं। बोलता ही नहीं है कोई। ठीक ना बाबा? तो इस तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब हम थीकोडोंट के बारे में देखेंगे। हाँ हो, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर एनसीईआरटी में है इसलिए संभावना है। चल, थीकोडोंट बन गए थे, थीकोडोंट से ही सारे के सारे डायनासोर बने। क्या इन्हीं थीकोडोंट से मैमल्स भी बने थे?
क्या इन्हीं थीकोडोंट से मैमल्स भी बने थे? बोलो हाँ, बोलो बोलो। नहीं बने थे, बहुत शानदार। इन थीकोडंट से आज के मगरमच्छ बने थे बिल्कुल, और आज भी जिंदा हैं। इनसे ही डेवलप होके आर्कियोप्टेरिक्स बना था, जो आगे जाके आज के मॉडर्न बर्ड्स में कन्वर्ट हो गया था। और इन्हीं ने ही सारे के सारे डायनासोर बनाए थे। एक बनाया था स्टेगोसोरस, आपने मूवी में देखा होगा, उसके बैक के ऊपर इस तरीके से प्लेट होती है, शांत होता है, हर्बीवोरस होता है। उसके बाद बना था एक ट्राइसेराटोप, जिसके सर पर इस तरीके से 3 सिंग होते थे। याद है, ऐसे 3 सिंग होते थे। ट्राइसेराटोप्स बहुत शांत एनिमल, हर्बीवोरस, बेचारा कोई परेशान नहीं करता। हम भी थीकोडोंट है, पर हमारा ओरिजिन इनसे नहीं हुआ। इसलिए तो इवोल्यूशन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, कि डायरेक्टर प्रोसेस नहीं है कि कहां जाएगा कुछ पता। टेरेनोडोन, टेरेनोडोन वन वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ये कौन थे भाई? फ्लाइंग रेप्टाइल्स। अब डायनासोर जो रेप्टाइल्स थे वो उड़ने लगे थे बच्चों, तो इसका मतलब बर्ड्स इन टेरेनोडोन से आनी चाहिए थी ना। लेकिन आ किससे गई? आर्कियोप्टेरिक्स और बर्ड्स। तो इवोल्यूशन का कोई भरोसा नहीं है। ये लाइन बाद में बताऊंगा जब इवोल्यूशन खत्म करूंगा, क्योंकि इवोल्यूशन जब खत्म हो जाएगा तभी तो समझ में आएगा कि इवोल्यूशन है क्या। रिजल्ट है, प्रोसेस है, अंदाजा लग सकता है या नहीं। बात समझ में आ गई? क्रोकोडाइल बर्ड्स के बारे में आप जानते हो, टायरेनोसोरस रेक्स, टी रेक्स, बहुत खतरनाक भाई साहब, बहुत खतरनाक। लार्जेस्ट था, कार्निवोरस था, बिगेस्ट था। बड़े बड़े आरी जैसे, कटार जैसे दांत हुआ करते थे इस कमबख्त के। जुरासिक मूवी में जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं ना, वो यही तो है। और फिर एक बेचारा बहुत प्यारा सा अपना ब्रेकियोसोरस, बहुत प्यारा सा ब्रेकियोसोरस, ये लंबा सा होता था, बड़ी सी पूंछ होती थी, 4 पैर होते थे, छोटा सा मुंह होता था। याद है ना, वो अपनी फैमिली के साथ घूमता रहता था, शांत बिल्कुल, ये भी हर्बीवोरस। यही एक था टीरेक जो परेशान करता था, सबको खाता फिरता था। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जिस तरीके से हमने पढ़ा किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, उसके साथ ही अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में, है ना। अब प्लांट्स के बारे में इतने क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए। बहुत आसानी से एक सीक्वेंस याद करना है हमको। क्लोरोफाइट आए, क्लोरोफाइट से ट्रेक्योफाइट आए, ट्रेक्योफाइट से राइना आए, राइना से साइलोफाइटोन आए। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट इस दुनिया में आए और कुछ हैं, लेकिन इस साइलोफाइटन से एक ब्रांच निकली जिसने बनाया प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद बने सीड फंस, और इन्हीं सीड फंस से आए डाइकोट, और डाइकोट के बाद आए मोनोकोट। तो ये ध्यान रखेंगे, डाइकोट पहले आए थे, मोनोकोट बाद में आए थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? इसमें बेटा समझने वाला कम है इस पार्ट में, और थोड़ा याद करने वाला, या जिसे आप कहते हैं रटने वाला, वो ज्यादा है ना। तो मोनोकोट बाद में आए। तो ये सीक्वेंस सीक्वेंस जरूर वो कभी कभी इससे पूछ लेगा, हालांकि चांसेस बहुत कम है। अब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं। तस्कीन जी, एनिमल के नाम ही तो हैं बेटा, वो तो याद करने पड़ेंगे। नहीं कि होगा, इसका मतलब हो सकता है कि इनमें कभी ना कभी कोई संबंध रहा हो। तो ये जो सिमिलरिटीज हैं, ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो होमोलॉगी और दूसरी एनालॉगी। क्लियर? दोनों कारण से सिमिलरिटीज आ सकती हैं। अगर हम जिन 2 स्ट्रक्चर का, जिन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं, उनका अगर ओरिजिन कैसा हो, कॉमन ओरिजिन हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हो, सेम हो, उनका पास सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो, लेकिन उनका फंक्शन
सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे? ऐसे ऑर्गन को क्या नाम देंगे? होमोलॉगी या एनालॉगी? समझ में आया कि नहीं? दूसरा है एनालॉगी, जस्ट उल्टा कर दो। डिफरेंट क्या हो जाएगा? ओरिजिन। डिफरेंट क्या हो जाएगा? फंडामेंटल स्ट्रक्चर। लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कैसे होंगे? ऑलवेज सेम। कैसे होंगे? ऑलवेज सेम। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? एनालॉगी। समझ में आया? सब कुछ सेम है, फंक्शन भी सेम है, फिर सब कुछ सेम है, फंक्शन भी सेम है, एच या ए? एच या ए? एच। सब कुछ सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, एच। सब कुछ डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, ए। बात आ गई समझ में सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को? बोलता ही नहीं है कोई। अब आप सोच रहे होंगे मार साहब ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ओरिजिन कैसा है? हमें कैसे पता चलेगा उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है ना? एम्ब्रियोनिक भी डिफरेंट है कि नहीं? हमें थोड़ी पता है, हमें तो ज्ञान है ही नहीं। आप बताओ। तो भाई साहब आपसे वो नहीं पूछेगा कि इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताओ, इनका कॉमन ओरिजिन बताओ। वो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नाम देगा और बस पूछेगा कि होमोलोगस है या एनालोगस है। वही घिसे पिटे एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वो हमको याद होने चाहिए। बात क्लियर? चल, ये समझ में आ गया ना सभी को? अच्छा चलो ये बताओ, बता दो के लिए तैयार? ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम, कौन सा ऑर्गन? एच या ए? एच। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, एच या ए? एच। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, ए। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन भी डिफरेंट। बताओ बे। अरे कुछ नहीं कह सकते। अरे हम तो बात तब करेंगे ना जब सिमिलरिटीज आ रही हो। जब सिमिलरिटीज आ रही हो, सिमिलरिटीज ही नहीं है तो हम कैसे कुछ कंपेयर करेंगे? कंपेयर किन चीजों में होगा जिनमें किसी भी तरह की कोई सिमिलरिटी तो मिलती हो? बच्चा समझ में आया खरबूजों? चल, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं किसके? होमोलोगस के। किसके देख रहे हैं? होमोलोगस के। सेम स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट और सेम फंक्शन। पहला एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। क्या कहेंगे? फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। ये कौन? मोगली, मोगली का बच्चा। ये कौन? बगीरा, इसका दोस्त। ये पानी में रहता है वेल, या हवा में उड़ता है चमगादड़। अरे है कि नहीं? ये सब के सब मैमल्स हैं कि नहीं बच्चा? अब ये क्या कहता है कि ये सब एक जगह रहते थे, सारे मैमल्स एक ही हैबिटेट में, पर कोई जमीन पर चला गया, कोई फॉरेस्ट में चला गया, कोई वाटर में चला गया, कोई एयर में चला गया। तो एक जगह से एक हैबिटेट से ये सब अलग अलग हैबिटेट में चले गए।
अब अगर अलग अलग हैबिटेट में चले गए तो सबकी नीड डिफरेंट हो गई या सेम हो गई? डिफरेंट हो गई। जब नीड डिफरेंट हो गई सभी की, तो क्या हुआ? सभी की नीड डिफरेंट हो गई, तो इन्होंने अपने फोर लिम्ब अपने अपने अकॉर्डिंग एडप्ट कर लिए। चमगादड़ हवा में उड़ने लगा तो उसने यहाँ पे विंग्स बना लिए, इसने फ्लिपर्स बना लिए, इसने पैर बना लिए जो रनिंग कर सके। ये होल्ड करने में काम आता है, ये रनिंग के काम आता है, ये स्विमिंग के काम आता है, ये फ्लाइंग के काम आता है। तो सेम स्ट्रक्चर इनमें भी वही रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, मेटाकार्पस रेडियस अल्ना, सबकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नीड के कारण फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंट। तो ये सब ऑर्गेन कैसे हुए? कैसे हुए भैया? होमोलोगस। ठीक है। आज अगर किसी दो लोगों में होमोलोगस ऑर्गन मिल रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब इनका कभी ना कभी कोई संबंध था या नहीं था? तो क्या मैं कह सकता हूं कि होमोलोगी जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री का इंडिकेशन है? ए खरबूजों, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक जगह रहते थे, किसी कारण से अलग अलग जगह चले गए, फैल गए, फैल गए तो अलग अलग हैबिटेट में गए, सबकी नीड अलग अलग, सबने अपने उन्हीं ऑर्गन को जो अपने एंसेस्टर से लेके आए थे अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। और आज सब अलग अलग दिख रहे हैं, आज सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन रिसर्च करूंगा तो पता चलेगा कि ये सब तो एक ही दद्दू के हैं। इमरान जी बोलता ही नहीं है कोई। अरे एक मुंगेरी लाल के 4 बच्चे, गांव में पले बड़े ठेठ गंवार बच्चे, लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, अलग अलग देश में चले गए, कोई रशिया चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई जापान चला गया। और आज हम देखेंगे 50 साल बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो लगेंगे कि कहीं मुंगेरी लाल की छुड़ा छुड़ी, सभी अलग अलग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? है कि नहीं? सारे ऐसे लगेंगे कि सब अलग अलग है, कोई संबंध ही नहीं है, पर चारों भाई मिलेंगे, अरे तू भी मुंगेरी लाल का, तू भी मुंगेरी लाल। उनके मान लो मुंगेरी लाल के पोता पोती एक जगह मिलेंगे, अरे थारा पापा को नाम कही है कि हमारा पापा को नाम तो यही है, हिंदी आवे, हिंदी आवे, दो सबाणी हिंदी आवे कि नहीं आवे? सबको हिंदी आती कि नहीं आती? फिर तो तेरे पापा का नाम, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम ब्रो? बोला माय ग्रैंडफादर नेम इज मुंगेरी लाल। ओ ब्रो, माय इट्स कोइंसिडेंस, मेरे दादा का नाम भी ग्रैंडफादर मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल। ब्रो लेट्स कॉल पॉप्स, पापा को फोन लगाए पूछते हैं कि अपन क्या कुछ है क्या, पता चला एक ही के थे। अरे यार, आइला सेम टू सेम। हाँ, तो हो सकता है आज अलग हो गए हों, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री थे। अरे यार खरबूजों, आया कि नहीं आया समझ में? समझ गए ना? तो अगर किसी में होमोलोगस ऑर्गन मिल रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन एंसेस्ट्री है, इसका मतलब किसी एक पॉइंट से अलग अलग जगह फैल गए हैं, एक से अलग अलग जगह फैले, एक से अलग अलग जगह फैले, फैल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि होमोलोगस ऑर्गन इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? नहीं आया क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने के बाद होमोलोगस ऑर्गन आएंगे या पहले ही आ जाएंगे? बाद में आएंगे। वो रशिया चला जाएगा उसके बाद तो वहां जाके होगा ना, वैसा होगा ना। अरे बोलता ही नहीं है कोई। समझ में आ गया?
अब सर हमें कैसे पता चलेगा इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? तुमसे नहीं पूछेगा वो, सिर्फ तुम्हें बोलेगा फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स इज एग्जांपल्स ऑफ, सिर्फ आपको कहना है होमोलोगस। मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे आप लोग? बोलो। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल बढ़ा देता हूं मैं आपको। दूसरा है थ्रोन ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ये प्लांट के लिए है। ये बोगेनवेलिया का थ्रोन और कुकुरबिटा का टेंड्रिल, ये काम करता है सपोर्ट का, ये काम करता है प्रोटेक्शन का, लेकिन दोनों किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड्स के। तो ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। कौन सा एग्जाम्पल? होमोलोगस एग्जाम्पल। दूसरा, वर्टिब्रेट्स के हार्ट देख लो आप, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स के, सबका ओरिजिन लगभग लगभग सेम, स्ट्रक्चर भी वही, एट्रिया और वेंट्रिकल, लेकिन फंक्शन भी सेम, ब्लड सर्कुलेशन। कुछ याद नहीं करना आपको, तो सिर्फ याद रखना है वर्टिब्रेट्स के हार्ट कंपेयर करेंगे तो होमोलोगस, वर्टिब्रेट्स के ब्रेन कंपेयर करेंगे तो होमोलोगस। बस सिंपल, ज्यादा दिमाग देना ही नहीं, ज्यादा तो पढ़ने के लिए मैं कहता ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे ही नहीं आता। चलो, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सबके माउथ पार्ट बने हुए हैं किसके? किसके? लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स। याद है ऐसी स्ट्रक्चर कॉकरोच में पड़ी थी? सबके अंदर वही स्ट्रक्चर, लेकिन सबका फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंट डिफरेंट। तो पूछ लिया जाए माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट कौन से ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन। बोलता ही नहीं है कोई। फिर पूछ ले टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरी इन फीमेल, ये तो बता दो यार, प्लीज बता दो यार, प्लीज। टेस्टिस भी मीजोडर्म से बना हुआ, ओवेरी भी मीजोडर्म से बना हुआ, दोनों का फंक्शन भी गैमेट का फॉर्मेशन करना, होमोलोगस। पटेटो और जिंजर दोनों किसके मॉडिफिकेशन है? शूट के, सॉरी, किसके मॉडिफिकेशन है? शूट के। रेडिश और कैरेट दोनों मॉडिफिकेशन है रूट के। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो आपके अंदर जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है और एप्स के अंदर जो ब्लड का प्रोटीन है वो सेम है। इसका मतलब चिंपैंजी और आप क्या रखते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होमोलॉगी हो गई, है कि नहीं बाबा? एग्जाम्पल तो याद कर लेंगे ना यार, करने पड़ेंगे। क्लियर? चल, अच्छा, ये दो लाइनें लिखी है मैंने, जरा पढ़िएगा तो। क्या ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं, क्या आपको ये समझ में आई क्या? सही बात है कि नहीं भाई? सेम स्ट्रक्चर रखते थे, पर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स क्या कर लिया? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसकी वजह से उनमें क्या आ गई? होमोलॉगी। और होमोलॉगी आ गई तो कॉमन एंसेस्ट्री। और कॉमन एंसेस्ट्री क्यों आई? क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। बोलता ही नहीं कोई। खरबूजों, बहुत शानदार। अब उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो लिख रहा हूं मैं, वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। जो अभी तक पढ़ाए हैं एनसीईआरटी के वो तो रटने ही हैं, है ना? उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, लाइक पेक्टोरल फिन ऑफ फिश एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये सब एग्जांपल किसके हैं भाई? होमोलोगस के, है ना? दूसरा एग्जांपल, पेक्टोरल fin of fish and forelimb of
horse, flippers of dolphin and legs of horse, wings of birds and wings of bats, wings of birds and flippers of whale। ये सब जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने 5, ये भी किसके हैं? होमोलोगस के। पूछने के चांसेस इनके ज्यादा हैं, इनमें से पढ़ना आपको सब है। वापस बता रहा हूं, आपको कुछ याद नहीं करना, ओरिजिन स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद करना। आपको सिर्फ क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है कि होमोलोगस है या एनालोगस। अगर आप लोगों को अगर होमोलोगस समझ में आ गया होगा तो फिर तो एनालोगस भी आ गया होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर अडेप्ट टू परफॉर्म सेम फंक्शन। बाबा इधर आ जाओ। मुंगेरी लाल का एग्जाम्पल याद है? यहां से यहां, यहां से यहां, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। यहां से यहां, उल्टा कर दो, यहां से यहां। अरे मेरे मुंगेरी लाल इधर सुनो। तुमको यूपी, कोई बिहार, कोई पटना, कोई उत्तराखंड, कोई एमपी, कोई तमिलनाडु, कोई कश्मीर, सब अलग अलग, सब में कोई संबंध नहीं है। कोई जम्मू, ऑब्वियसली कोई संबंध नहीं है। तुम सब एक साथ कोटा आ गए, अलग अलग हैबिटेट से सब कोटा आ गए। सबका हैबिटेट क्या हो गया? सेम। सबकी नीड कैसी हो गई? सेम। सब वही यूनिफॉर्म पहन रहे हो, वही आई कार्ड डाल रहे हो, वही मैस का खाने की बुराई कर रहे हो, वही वार्डन को गलिया रहे हो, वही सर को बुराई कर रहे हो, सब आके बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, नीट का बातें कर रहे हो। तुम अलग अलग थे बे, लेकिन हैबिटेट सेम होने की वजह से तुम्हारे फंक्शन कैसे हो गए? सेम। क्या तुम्हारा कोई वास्ता था आपस में इससे पहले? नहीं। अलग अलग जगह से एक हैबिटेट में आने की वजह से, नीड सेम होने की वजह से तुमने सेम हरकतें करना चालू कर दिया। होमोलॉगी या एनालॉगी? एनालॉगी। क्या अगर आप में एनालॉगी मिल रही है तो क्या कॉमन एंसेस्ट्री बता रही है क्या? नहीं, नहीं। अरे यार, आया कि नहीं आया समझ में? इससे बढ़िया इतना सिंपल तरीके से तो और क्या ही समझाऊं। बताओ, अगर होमोलॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से आ रही थी तो एनालॉगी कन्वर्जेंट से आएगी। अगर होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रही थी तो क्या एनालॉगी भी कॉमन एंसेस्ट्री दिखाएगी? अरे यार, एक नंबर। पल्लवी जी, मुंगेरी लाल आपको हमेशा याद रहेगा। भगवान आपको मुंगेरी लाल से जल्दी मिलवाए। चलिए, समझ में आया कि नहीं? बोलो। अरे पल्लवी जी, बुरा तो नहीं मान गए ना? चलो, आ गया ना भाई सबको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। बच्चे परेशान होते रहते हैं साल साल भर। ये आसान नहीं है ये चीज समझना। कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। चले भाई। अरे पल्लवी जी, आर यू ओके ना? मैसेज ही नहीं आया उसका। यस सर, ओके, थैंक यू। अरे मैं मजाक करने का आता था ना, कोई बुरा मत मान जाना।
वहीं से फेंक के मारो मुझे, कुछ कुछ नाक मुंह टूट जाए मेरे। अब हम बात करते हैं किसका, किसका बात करते हैं, एनालोगस के एग्जाम्पल की, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बर्ड्स भी उड़ने वाले हैबिटेट में आ गई, तितली रानी भी उड़ने वाले हैबिटेट में आ गई, है कि नहीं? हाँ, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है ना, एक पत्थर लो और अपने स्किन पे दे मारो, मैं मेरे को लग जाएगा, है ना, दे मारो स्किन पे, दे मारो, मैं तैयार हूं खाने के लिए, दे मारो, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी उठाओ, फोड़ दो, फोड़ दो, मेरा सर फोड़ दो तुम, मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बता रहा हूं। चलो, हाँ, तो तितली भी कहां गई, उड़ने वाली जगह, और बर्ड भी कहां गई, उड़ने वाली जगह। दोनों ने क्या डेवलप कर लिए, विंग्स। लेकिन इसके विंग्स बने हुए हैं काइटिन के, बर्ड्स के बने हुए हैं बोन और फेदर्स के। तो दोनों का ओरिजिन अलग, स्ट्रक्चर अलग, लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन, एनालोगस। क्या बात समझ में आई बाबू? ए बाबू, बोलता ही नहीं है कोई, बोलो रे। चलो, बहुत बढ़िया, आगे देखो। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का स्ट्रक्चर अलग लेकिन फंक्शन सेम, देखने का। बोलो, क्लियर है ना? दूसरा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। डॉल्फिन क्या है, मैमल। पेंगुइन क्या है, बर्ड। दोनों चली गई पानी में तैरने के लिए, तो दोनों ने अपने फोर लिम्स को डेवलप कर लिया, किस में, फ्लिपर्स में। ओरिजिन अलग, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी अलग, लेकिन फंक्शन सेम। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। पोटैटो मॉडिफिकेशन है सूट का, यह मॉडिफिकेशन है रूट का, लेकिन दोनों का काम है स्टार्च को स्टोर करना। फंक्शन सेम, ओरिजिन अलग। कौन सा ऑर्गन, बोलता ही नहीं है कोई। एनालोगस। यह है बिच्छू का स्टिंग, यह है मधुमक्खी का, हनी बी का स्टिंग। इसका जो स्टिंग है वो ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन है, और जो बिच्छू का जो स्टिंग है वो इसके एब्डोमिनल सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है। दोनों का ओरिजिन अलग, स्ट्रक्चर अलग, लेकिन काम एक ही है, वेनम को इंजेक्ट करना, डंक मारना। एनालॉगी। क्या बात समझ में आई? ओविपोजिटर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी, जहां से ये एग ले करती है, जहां से ये एग ले। अरे आपसे वो कुछ नहीं पूछेगा बच्चों, परेशान मत हो, ये तो मैं अपनी आ, बता रहा हूं, अपना व्यवहार है, अपना प्यार मोहब्बत में बता रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं इनको बताने की। आपको सिंपल सिंपल देगा, हनी बी और स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन इज एग्जाम्पल ऑफ, दैट्स इट, बस। बात समझ में आ गई? फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, लगाओ तुक्का, एनालोगस। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, तस्कीन जी, रिक्वेस्ट नहीं, आप प्लीज अपनी बात कहिए, रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं है, बताइए क्या बात है। सीरियस हो गया मामला? ये क्या बात हुई, पहले बताओ सही। वो बोल रही बेचारी कि पहले पहले बताओ कि मानोगे कि नहीं मानोगे, अपनी संपत्ति दान करने की बोल देगी तो, है? गरीब हो जाऊंगा मैं तो। तस्कीन बोल रही है आप पूरी बायो पढ़ा दोगे? हाँ, मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हारी ओएमआर भी मैं भर के आऊंगा, नीट में, चिंता मत करो, मैं भर के आऊंगा। मैं जाऊंगा, सबके उम्र में भरूंगा 3 घंटे में। अरे ये तो पढ़ो पहले, बात की देखेंगे। चलो इधर दो, आगे आ जाओ। चलो, मेन फंक्शन को देखना है अपने को। हाँ, तस्कीन कहते तो हाँ, सब हो जाओ, सब हड़ताल कर दो, ये तो पढ़ लें पहले। इधर आ जाओ, फंक्शन भी बताओ मनीष जी, फंक्शन भी बताना पड़ेगा आपको, पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ, कमेंट बाद में करना, इधर आ जाओ, इससे अच्छा तो तुम संपत्ति मांग लेते मेरी। इधर आ जाओ, है ना, देख लेंगे बेटा, ठीक है, अगर टाइम हुआ और
सब ठीक रहा तो कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए आ जाइए। अच्छा, ये दोनों लाइनें पढ़ो फिर। पहले ये दोनों लाइनें बताओ, क्या समझ में आई कि नहीं आई? पढ़ ली? अभी तो आई है और पढ़ी ली इसने, बताओ। पहले आई है, अभी तो पढ़ो तो सही बेटा। हो जाएगा। डन। ए खरबूजो, समझ में आ गया ना बेटा? अगर डाइवर्जेंट आ गया होगा, होमोलॉगी आ गई होगी, तो उसका जस्ट उल्टा कहां कर दो? एनालॉगी में। ये जरूर ध्यान रखना है ना, ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करती। जी, थैंक यू। बस आ जाओ इधर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, उसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने अगर अर्थवॉर्म पढ़ा हो कभी, तो उसमें मिलती है क्लोरोगोगन सेल ऑफ अर्थवॉर्म। ये बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे ह्यूमन का लीवर काम करता है। तो स्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फंक्शन हो गया सेम। कैसे ऑर्गन हो गए? एनालोगस। ये मैं बहुत खतरनाक एग्जांपल लिख रहा हूं, जो अभी लिखने जा रहा हूं। बहुत खतरनाक एग्जांपल लिखा है, बताओ किस किस को समझ में आया? मैंने ऐसा ही एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी लिखा था। फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स एंड बेट। वहां पे मैंने फोर लिम्ब लिखा था, यहां पर विंग्स लिखा है, ये जरूर से ध्यान रखना। ठीक है ना? अगला देखो, गिल्स ऑफ प्रॉन, प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। ओरिजिन अलग, स्ट्रक्चर अलग। और बोलो। फंक्शन सेम कैसा हो गया? उधर मैंने लिखा था फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट। इधर मैंने बैट और बर्ड्स के आगे लिखा है विंग्स। उधर फोर लिम्ब ऑफ बैट और फोर लिम्ब ऑफ विंग्स। बर्ड और बैट में आप लोग कुछ कह रहे हैं कि मैंने उधर विंग्स लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ठीक है, अब ठीक है। भाई ठीक है, अब स्किन आ गई? चेक कर लिया? ठीक है ना? फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स है यहां पे। और आगे हमने लिखा है गिल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट। ठीक है,
दूसरा है गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। अगला है हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट। अगला है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। एक मोस्ट कॉमन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में जब भी कंपैरिजन होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? एनालॉगी। क्या बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगर आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, ये दो, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बेट और गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस बिटवीन बोथ। विंग्स ऑफ बर्ड्स और बेट में और गिल्स ऑफ प्रॉन और लंग्स ऑफ मैन में कौन सा, अगर एक को चुनने को दिया जाए तो किसको चुनेंगे एनालोगस के लिए? बिल्कुल, आधे बच्चे सही बोल रहे हैं, आधे गलत बोल रहे हैं। यहां पे फिर सही आंसर जाएगा सेकंड वाला, गिल्स वाला। ये लास्ट में रूल बताया ना मैंने, क्योंकि बर्ड्स और बेट तो दोनों वर्टिब्रेट है ना बेटा, और प्रॉन और मैन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है। क्लियर है? नहीं आया समझ में? क्लोराइगोगन सेल ऑफ अर्थवॉर्म एंड लीवर ऑफ ह्यूमन, दोनों का फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है सौम्या, बताइए भाई सब लोग। क्लोरागोगन सेल्स होती हैं, जैसे उनके अंदर होती है ना एच सेल, रेनेट सेल, अपने अंदर होती है हिपेटोसाइट्स, ऐसे उनके अंदर नाम है उन सेल्स का, सिंपल। क्लियर? तो अगर बर्ड्स और बेट में से चुनने को बोले और गिल्स ऑफ प्रॉन और लंग्स ऑफ मैन में से चुनने को बोले तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सेकंड वाले को, अगर दोनों ऑप्शन में है तो। अदरवाइज अलग ऑप्शन है तो फिर रूल नहीं लगेगा। क्लियर है ना? क्योंकि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट बहुत दूर चले गए और कंपैरेटिवली वर्टिब्रेट पास में है। इसमें कोई भी, अरे प्रॉन, झींगा मछली नहीं खाते तुम, वो अलग अलग से उसके टांगे निकलती रहती है। प्रॉन एक्वेटिक है, वो मरीन फिश, मरीन मतलब मरीन एनिमल है। पढ़ा होगा तुमने ऑर्थोपोड में यार बेटा, सी फूड में, बिल्कुल। चलो, टेस्टी, अब ये तो खाया तो है नहीं मैंने, टेस्टी है कि बिना टेस्टी है भगवान जाने। मैं तो गली दाल खाने वाला एकदम शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, और तुम्हारा भेजा खाता हूं दिन भर, वो अलग चीज है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल इमरान जी, अरे रहने देना। ठीक है, मारवाड़ी बेटा, सारे राजस्थानी को मारवाड़ी बोलते हैं इंडिया में। मारवाड़ी बढ़िया जरूर हूं मैं, है ना? हाँ, आई एम अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, पनीर खाने वाले इंसान। चलो, हमारे यहाँ सबसे स्पेशल डिश ही पनीर होती है, उसमें ही अलग अलग चीजें बनती रहती है, और कुछ भी नहीं है। चलो, मेरा फुल नाम यही है बेटा, निवेश विजय वर्गीय। हाँ, मारवाड़ी सब जगह फैले हुए हैं। हाँ, श्रुति गुप्ता जी, आप भी मुझे वही लग रहे हैं, गुप्ता अग्रवाल। हाँ मिठाइयों की दुकान होती है हमारे। चलो, अबे इंटरव्यू ले लो मेरा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं छोरा छोरी कितने हैं, सब ले लो। सर ये क्या है, ये क्या है। जम्मू कश्मीर नहीं आए तस्किन जी, बहुत जल्दी आने का प्लान है हमारा वहां, देखते हैं क्या होता है। चलो, कब आएंगे तो पता नहीं यार। अरे भैया, इंटरव्यू मेरा काहे ले रहे हो? नौकरी दे रहे हो क्या मुझे? मेरा इंटरव्यू नहीं आएगा? मैं रंगोली क्यों बनाऊंगा? क्या हो गया इनको आज? बिल्कुल तस्किन जी, दिवाली आ रही है तो तुम आ जाओ मेरे घर रंगोली बनाने, सब बच्चे।
चलो इधर आओ, टेस्ट में नीट में रंगोली बन जाएगी, पढ़ लो, बातें करवा लो बस दुनिया भर की, कोई काम नहीं। बातें में तो भी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर, आप तैयार हैं हम। सबसे पीछे चल रहा है तुम्हारा बेच, इतनी बातें करता हूं मैं तुमसे। तुम लोग करते हो, मैं थोड़ी करता हूं। अब मेरे माथे आ गए, बताओ कि सर देखो आप बातें करते रहते हो। ओ गॉड, क्या होगा मेरा। इधर आओ इधर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं होमोलॉगी और एनालॉगी के बीच में डिफरेंस। हाँ इधर देखो, 15 मिनट बहुत होते हैं बेटा। होमोलॉगी, क्या इनका ओरिजिन कॉमन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होंगे, लेकिन ये फंक्शन सेम भी दिखा सकते हैं और डिफरेंट भी। तो ऐसे सब ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन किस इवोल्यूशन से बनेंगे, डाइवर्जेंट। और क्या ये रिप्रेजेंट करेंगे क्या कॉमन एंसेस्ट्री को, हाँ सर। इसका जस्ट उल्टा कर दो इधर, origin different, embryonic development different, different fundamental structure, but function is always and always and always same। ऐसे ऑर्गन को क्या कहेंगे, एनालोगस। कौन से इवोल्यूशन के तहत बने हैं, कन्वर्जेंट। क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं सर। समझ में आ गया सभी को। अलग अलग जगह से एक जगह आना, कन्वर्जेंट एक जगह से अलग अलग जगह जाना। ये मुंगेड़ी लाल है, ये मुंगेड़ी लाल है, और ये तुम हो, ये तुम हो, और ये मुंगेड़ी लाल है। बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। खरबूजों, चल बहुत बढ़िया। अब आगे इसी से संबंधित एक और चीज आ रही है, एडेप्टिव रेडिएशन। वैसे तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, देखो कैसे है। अभी देखो समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक जगह बहुत सारे स्ट्रक्चर रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, सारे मेमल्स एक जगह रह रहे हैं फॉर एग्जांपल। ये अलग अलग दिशा में फैल गए, कौन सा इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन तो पूरा होने के बाद होगा ना। होमोलोगस ऑर्गन तो इवोल्यूशन के बाद होगा ना। तुम कोटा आ जाओगे तब होगा ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या रास्ते में ट्रेन में ही तुम्हारे अंदर कन्वर्जेंस आ जाएगी। समझ पा रहे हो। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज अडप्टिव रेडिएशन। पढ़ो, अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की एक प्रोसेस जिसमें डिफरेंट स्पीसीज एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, अडप्टिव रेडिएशन। अडप्टिव, बोलो भैया। वो अलग चीज थी, अलग चीज है, लेकिन संबंधित है। समझ में आ जाएगा ना बच्चे। उसके 3 एग्जाम्पल, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मेमल्स। आपसे पूछे डार्विन फिंचेस इज अ एग्जाम्पल ऑफ
अडप्टिव रेडिएशन या अडप्टिव कन्वर्जेंस? AR, अडप्टिव रेडिएशन। वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए जा सकते हैं? आहो, ए बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत शानदार। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। बात है डार्विन फिंचेस की। डार्विन फिंचेस का नाम है जियो स्पीजा। क्या नाम है इनका? जियो स्पीजा। डार्विन ने इनको पूरी दुनिया से परिचय करवाया, इसलिए उसके सम्मान में नाम रख दिया डार्विन फिंचेस। छोटी छोटी चिड़िया होती है, डार्क कलर की, काले या ब्राउन कलर की चिड़िया होती है, छोटी छोटी। डार्विन क्या है, एक यात्रा पे गया था, बहुत बड़ी समुद्र यात्रा पे, वर्ल्ड टूर किया था उसने। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश है समुद्र के किनारे जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। इस इक्वाडोर से समुद्र के बहुत अंदर छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है, एक 22 आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं गेला पेगोस आइलैंड। तो डार्विन जब यहां पहुंचा तो उसने क्या करा, यहां पे चिड़िया देखी, अलग अलग जगह चिड़िया देखी, और वो चिड़िया सब एक जैसी थी, बस उनके जो बीक थी ना, बीक, चोंच, यार उसमें बहुत अंतर था यार। डार्विन ने कहा यार ये कैसे हो गया? और इसी प्रकार की कुछ चिड़िया उसको इक्वाडोर में भी मिली थी। यार इक्वाडोर की चिड़िया अलग थी, ये अलग है, सब जैसी दिख रही है, लेकिन इनके बीक में अंतर है, ये कैसे आया? तो डार्विन ने कहा कि ये सब पहले एक ही जगह थी, एक ही जैसी थी, और सीड ईटिंग थी। कैसी बर्ड थी? सीड ईटिंग, दाना चुगती थी। लेकिन जब इनके बीच में खाने का कंपटीशन बढ़ा, एक पॉइंट से अलग अलग जगह चली गई, और वहां जैसा उनको हैबिटेट में जैसा खाना मिला, उस खाने के अकॉर्डिंग अपनी बीक को अडॉप्ट कर लिया और एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। अडप्टिव रेडिएशन। बिल्कुल, सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। डार्विन वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। बच्चों, मैं डार्विन हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक नेचुरलिस्ट हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैंने वही लिखा जो मैंने देखा। अगर आपको डाउट है तो नेचर में जाइए और देख के आइए। मैं तो एक ऑब्जर्वर हूं, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता गया और लिखता गया। डार्विन की आत्मा निकल गई, मेरी आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? डार्विन ने ये जो बात कही ना, ये किसने देखी नहीं है, उसने अंदाजा लगाया है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और प्रोसेस को नाम दे दिया हमने अडप्टिव रेडिएशन। नहीं, शक्ल वकल याद नहीं रखनी बेटा, सिर्फ एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस। अरे होमोलॉगी तो ऑर्गन का नाम है, जिस इवोल्यूशन से हुआ है वो डाइवर्जेंट है, बिल्कुल तस्कीन। और प्रोसेस का नाम अडप्टिव रेडिएशन है। तीनों अलग हैं पर रिलेटेड हैं। क्लियर बात यहां तक? सबको आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल्स मिलते हैं। नहीं, कुछ याद नहीं करना। मेटाथीरियंस याद है आपको? या पाउज्ड एनिमल, इसके पाउस मिलता था पाउज्ड। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ, एक जगह सारे के सारे मेटाथीरिया रहते थे। अब ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें एक अलग हैबिटेट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारे मेटाथीरियंस यहां थे, लेकिन किसी कारण से अलग अलग हैबिटेट में चले गए, तो इनका क्या हो गया? अडप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कहां हुआ? विद इन ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये
बाकी कहीं नहीं हुआ ऐसा। मार्सुपियल्स का जो रेडिएशन हुआ एक पॉइंट से अलग अलग जगह फैले, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ और कहीं भी नहीं हुआ। मेटाथीरियन से कौन डेवलप हुए थे? यूथीरियन, और यूथीरियन के पास थी प्लेसेंटा। तो सेम इनमें भी हुआ, एक जगह प्लेसेंटल मेंबर्स थे, वो सब अलग अलग जगह एक पॉइंट से अलग अलग हैबिटेट में जाके वहां के अकॉर्डिंग अडप्ट हो गए, फैल गए, वहां के अकॉर्डिंग अडप्ट हो गए, नई स्पीसीज बन गई, अडप्टिव रेडिएशन। क्या बात समझ में आई बच्चों? आज यहीं तक रखेंगे। इसके